बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 24 में मैं हूं आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ये है खबर और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंजुम रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। और अंजुम साहब, अली आज फिर हमें ज्वाइन करेंगे कराची से। अली हैदर हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम सीमल जी अच्छा, बाकायदा आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। आज की हमारी टॉप स्टोरी रहेगी कल जो है वो अफगान तालिबान ने मुल्ला मंसूर अख्तर की मौत की तस्दीक कर दी है, जबकि उनकी जगह अब नया अमीर भी मुकर्रर कर दिया गया है और हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा को नया अमीर मुकर्रर किया गया है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ये करार दिया गया है कि जो हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा हैं, जिनका शुमार आलमी टेररिज्म में नहीं होता, आलमी टेररिस्ट की लिस्ट में इनका नाम नहीं आता, तो ये अमन मुज़ाकरात कर सकते हैं। लेकिन फ़ौरन ही उनका पैगाम आ गया कि वो किसी किस्म के अमन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि मुल्ला उमर और मुल्ला मंसूर की हलाकत का बदला लेंगे। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने कल अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की है, एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और उन पर वाज़े कर दिया है कि अगर खुद मुख्तारी की बात आई और पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर सवालिया निशान उठे तो अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर असरात मुरतब हो सकते हैं। इस पर आज हम बात करेंगे कि क्या सूरत हाल क्रिएट होगी फ्यूचर में और किस तरह से इस सारे सिनेरियो को देखते हैं अली हैदर और अंजुम साहब। अब चलते हैं अली हैदर की जानिब। अली, आज की आपकी स्टोरीज क्या रहेंगी? मेरी पहली कहानी यही है सिमल, जो आपने बयान की मौलवी हैबतुल्लाह की जो तकर्री हुई है बतौर नया अमीर जो है, लेकिन यहाँ पे अब ये तकर्री कंट्रोवर्शियल होती जा रही है। मुल्ला याकूब जो मुल्ला उमर के बेटे हैं, उन्होंने भी चैलेंज किया है कि मौलवी हैबतुल्लाह का जो बैकग्राउंड है वो कोई फुट सोल्जर, यानी कि ऐसा शख्स जो आगे बढ़ के जंग लड़ता हो। जो 79 से 89 तक जो अफगान वॉर थी, उस दौरान मुल्ला हैबतुल्लाह अफगान वॉर में लड़ नहीं रहे थे, जो सोवियत यूनियन के खिलाफ थी, वो उस दौरान पाकिस्तान में थे। और बाद में जब तालिबान गवर्नमेंट फॉर्म होती है काबुल में, तो उस दौरान उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस जो है वो अपनी खिदमात अंजाम दी, ये वो रहे। तो लिहाजा उन पर उस तरह से एतमाद नहीं है कि वो तालिबान के वो धड़े जो कि इस वक्त बिखरे हुए हैं और जो मुस्लिम हाजों पर लड़ रहे हैं, क्या वो अपनी एलिजेंस प्लेज करेंगे मुल्ला हैबतुल्लाह पर। लिहाजा ये कंट्रोवर्सी आ गई। तो मेरा अगला पॉइंट ये होगा कि फिर बाद में ऑप्शंस क्या रह जाते हैं तालिबान के पास, या तो मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब, या फिर सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सिराज हक्कानी, जो अगर सिलेक्ट होते हैं तो उसके बाद के असरात क्या होंगे, इस पर हम बात करेंगे। ये मेरी पहली स्टोरी। दूसरी स्टोरी, अफसोसनाक वाकया पेशावर में ट्रांसजेंडर यानी ख्वाजा सरा जो है एक्टिविस्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसजेंडर एक्शन अलायंस TAA, उसकी ये रुकन भी थी, उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्टिविस्ट भी। इनको 8 गोलियां लगी, इनको मारा गया, जख्मों को किताब ना लाते हुए अस्पताल में चल बसे। अच्छा, अस्पताल में क्या हुआ, मैं जो आज इस स्टोरी को टेकअप किया है, मैं एक माशरती रवैया डिस्कस करूंगा आज के प्रोग्राम में कि अस्पताल में डॉक्टर्स ने किस तरह की शर्मनाक हरकत की। वहां पर जो लोग मौजूद थे, एक शख्स को 8 गोलियां लगी हुई हैं, उन्होंने किस तरह का सलूक किया, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, ये मेरी दूसरी स्टोरी होगी। सही, ठीक है अली, इन पर हम डिस्कशन करेंगे। अंजुम साहब, आज की आपकी स्टोरीज क्या रहेंगी? अच्छा, एक तो हम डिस्कस करेंगे कि जो पार्लिमानी कमेटी बनी है जिसमें 6 मेंबर जो है वो गवर्नमेंट के हैं और 6 मेंबर अपोजिशन के हैं, और वो तय करेगी कि जो कमीशन बनाया जाएगा पनामा लीक्स की और बैंक लोन्स के और किक बैक्स के सिलसिले में जो कमीशन बनाया जाएगा उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसका TR तय करेंगे। एक तो इस पर बात करेंगे। और इसके सिवा अख्तर मेंगल जो बलूचिस्तान के रहनुमा है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और अख्तर मेंगल कह रहे हैं कि उनका जो है बलूचों का हक़ मलकियत तस्लीम किया जाए बलूचिस्तान के ऊपर, और बलूचिस्तान पे जो है बलूचों का हक़ हुकूमत तस्लीम किया जाए। और उन्होंने मुतालबा किया है कि एक कानून में ऐसी तब्दीली लाई जाए, आइन में ऐसी तरमीम लाई जाए जिससे बलूचों का जो है हक़ हाकमियत और हक़ मलकियत बलूचिस्तान की जो है वो महफूज हो सके, वरना सूरत हाल जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपकी आज की हाँ, और इसके साथ ही जो है हम एजुकेशन पे भी बात करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, वो जो KPK की स्टोरी आप कल भी डिस्कस कर रहे थे, उसके हवाले से बात करेंगे। बाकायदा आगाज़ करते हैं डिस्कशन का। सबसे पहले अली, आपकी तरफ मैं आऊँगी क्योंकि आपकी स्टोरी मेरी स्टोरी के साथ लिंक भी करती है। अब नए अमीर का इंतखाब कर लिया गया है और एक अमरीकी जरीदे के मुताबिक अमन मुआहदे कर सकते हैं जो नए अमीर हैं हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा। इनका आप क्या देखते हैं, क्या ये अमन की तरफ आएंगे? क्योंकि ऑडियो जो पैगाम आया ट्विटर पर, थोड़ा सा उन्होंने साफ कहा कि मैं अमन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनूंगा।
میں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں, اگر آپ مجھے تھوڑا وقت دیں سمل. ملا منصور کے ساتھ جو اختلافات تھے ملا یعقوب جو بیٹے ہیں ملا عمر کے, یا اس سے پہلے ایک اور اہم کمانڈر ہیں ملا ذاکر, ان کے جو اختلافات تھے وہ یہی تھے کہ ملا منصور جو ہیں وہ مذاکرات کے حامی ہیں. قطر دوحہ کے اندر جو طالبان کا دفتر کھلا جو ابھی اتنا فعال نہیں ہے, وہ کھولنے میں بھی مدد کی ملا منصور نے, طالبان کے مختلف دھڑوں کو انہوں نے منایا. اس طرح جو مری مذاکرات کا آغاز ہوا تھا وہ بھی ملا منصور نے ہی اس میں اپنی کوشش کی تھی. بعد میں اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جب مری مذاکرات کا آغاز ہوتا ہے تو جو کہ ملا عمر جو ہے وہ چند سال پہلے ہی وہ فوت ہو گئے, چلے گئے دنیا سے, تو ان کی خبر اس وقت ریلیز کی جاتی ہے, اس وقت منظر عام پہ آتی ہے جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں, ان کا ایک آغاز ہوتا ہے, دوبارہ ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے. اب دوبارہ جب بات کی جا رہی تھی کہ جناب مذاکرات ہونے چاہیے تو ملا منصور کو مار دیا گیا. مولوی ہیبت اللہ ایک نان کنٹروورشل فگر ہے طالبان کے دھڑوں کے اندر, لیکن اتنا ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا ہی ٹھنڈا آدمی ہے. نہ کبھی یہ بندہ میدان میں جا کے بندوق اٹھا کے لڑا, نہ خاص طور پہ چونکہ جو افغان وار ویٹرنز ہیں ان کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے طالبان کے مختلف دھڑوں میں کہ سوویت یونین کے خلاف کس نے لڑائی کی تھی. تو مولوی ہیبت اللہ جو ہیں یہ اس دوران پاکستان میں تھے جب افغانستان میں سوویت یونین نے حملہ کیا اور پھر مجاہدین نے ان کے خلاف جنگ کی. تو ان کی وہ بھی کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ہاں اتنا رہا کہ چیف جسٹس رہے, قاضی رہے طالبان کے اس حکومت میں. اب دوسرا آپشن جو اصل مدعا ہے, بالکل اصل جو مدعا ہے وہ دوسرا آپشن. ملا یعقوب اتنے سٹرونگ کینڈیڈیٹ نہیں ہے. اگر سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہوتا تو یہ شخص ملا منصور کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہی ملا عمر کی ہلاکت کے بعد یہ شخص امیر بن چکا ہوتا, لیکن یہ چونکہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے, نہیں بنا. اب رہ جاتا ہے آپشن سراج الدین حقانی کا. دیکھیں سراج الدین حقانی کو اگر طالبان اپنا امیر چن لیتے ہیں تو میں نے یہ کل بھی پروگرام میں بات کی تھی لیکن اس پہ لمبی ڈسکشن نہیں ہو پائی تھی, پاکستان کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی. ہم پہ یہ الزام ہے جس میں میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ ایگزیجریشن ہے اور کچھ سچائی بھی ہے کہ سراج الدین حقانی کو پاکستان اپنا اسٹریٹجک ایسٹ سمجھتا ہے. یہ الزام ہے ہم پہ, اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ سراج الدین حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ امیر بن جاتا ہے, طالبان مکمل جو جتنے بھی طالبان گروہ ہیں ان کا, تو پھر ہم پہ پریشر پڑے گا کہ جناب آپ افغانستان کے اندر پیس پروسیس کو بھی آپ ہی آگے بڑھائیں. آپ کو چونکہ تعلقات ہیں حقانی نیٹ ورک سے تو آپ ہی سے کنٹرول کریں. اب پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ اب صحیح وقت ہے اپنے آپ کو دور کرنے کا ایسے عناصر سے. ابھی حال ہی میں سینیٹر جان مکین کی جانب سے, چونکہ وہ آرم سروسز کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں, انہوں نے $800 ملین کا ایک نیا فنڈ قائم کرنے کی تجویز دی ہے جو پاکستان کو کولیشن سپورٹ فنڈ, چونکہ 2016 اکتوبر میں ختم ہو رہا ہے تو ایک نیا فنڈ دیا جائے گا. اچھا اس 800 میں سے $300 ملین وہ ہے جو ہمیں دیا جائے گا حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے. تو اب دیکھیں یہ ایکسپیکٹیشن ہم سے کی جا رہی ہے کہ ہم ایکسپیکٹیشن بھی کی جا رہی ہے اور برائب بھی تیار کر دی گئی ہے کہ کس طرح سے فنڈز کی مد میں جو ہے وہ ہمیں پیسے دیے جائیں گے تاکہ ان کی جنگ ہم لڑتے رہیں. انجم صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. اب صحیح وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دور کریں ایسے نا. ٹھیک ہے, کیا ہمیں دور کرنا چاہیے انجم صاحب؟ یہ کنفیوژن کہ ملا منصور اختر جو ہیں وہ مذاکرات چاہتے تھے اور ملا منصور اختر مذاکرات نہیں چاہتے تھے, اور ہیبت اللہ نے آ کے بھی جو بیان دیا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. اصل میں آپ دیکھیں کہ سرتاج عزیز صاحب جو ہیں وہ بیان دے چکے تھے کہ ہمارا طالبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے, ہم طالبان کو مذاکرات پر مجبور نہیں کر سکتے. اور اسی طرح سے پھر آپ دیکھیں کہ ایک طویل عرصہ ہوا کہ ملا عمر کی ایک ابتدائی میٹنگ ہوئی تھی جس میں طالبان بیٹھے, لیکن اس کے بعد ایک طویل عرصہ گزر گیا کہ ملا منصور اختر جو ہے وہ مذاکرات کی طرف نہیں آئے, اور مذاکرات سے مکمل نا امیدی کے بعد جو ہے امریکہ نے ملا منصور اختر پہ جو ہے وہ اٹیک کیا. اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ اب یہ جو اٹیک ہے یہ پاکستان کو ایک وارننگ بھی ہے. پاکستان کو وارننگ یہ ہے کہ اگر مذاکرات پہ طالبان نہیں آتے اور افغان طالبان جو ہیں وہ اگر پاکستان میں کہیں موجود ہیں یا کہیں پناہ لیے ہوئے ہیں تو ان پر مزید حملے بھی ہو سکتے ہیں, اور ہم پہ جو ہے اس کا دباؤ بھی آ سکتا ہے. اور اس کے دباؤ کی ایک شکل جو ہے وہ افغان بارڈر کا گرم ہونا بھی ہے. آپ دیکھیں افغان بارڈر اب بھی گرم ہو چکا ہوا ہے. افغان بارڈر پہ انگور اڈا پہ ہم نے جو ہے
وہ ایک گیٹ بنایا تھا, ہم نے وہاں ایک کمپاؤنڈ بنایا تھا, جو اور ہم نے پھر افغانستان کے حوالے کر دیا, افغانستان کے حوالے کر دیا, اور اس کے بعد جو ہے افغانستان جو ہے وہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کی بھی مدد شروع کر سکتا ہے, اور اور اگر یہ معاملہ آگے چلا اور انہوں نے ہم سے مطالبہ کیا کہ ہم افغان طالبان کو یہاں پر پاکستان میں ماریں, اور اگر ہم نہ مار سکے تو پھر ظاہر ہے کہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے ان کو افغانستان میں پناہ دے گی اور ان کو پاکستان پہ حملوں کے لیے تیاری کرے گی. تو یہ ایک بڑی ہی پیچیدہ. اچھا, اور دیکھیے کتنا آسان ہے پاکستان کی حدود کو استعمال کرنا. ایران سے ٹریس آؤٹ کیا جا رہا تھا ملا منصور کو, جو اب تفصیلات سامنے آ رہی ہیں, اور پھر حکم یہ دیا گیا تھا کہ پاکستانی حدود کو استعمال کیا جائے. کیا اتنا ہی آسان ہے پاکستانی حدود میں داخل ہو کر کسی بھی قسم کا اٹیک کرنا؟ وہ چودھری نثار صاحب کی بات بالکل ٹھیک تھی. سمل کے پوری دنیا گھومتا رہا ملا منصور, آپ نہ وہاں پہ اس کو اس طرح سے آپ نے ٹریس نہیں کیا, آپ نے نہ اس کو وہاں سے پکڑنے کی کوشش کی. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ڈرون حملہ کر کے ہی کسی ٹارگٹ کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں, آپ گراؤنڈ فورسز کے ذریعے, آپ انٹیلیجنس کے ذریعے پکڑ بھی سکتے ہیں اس کو. ملا منصور اگر دبئی میں رہا ہے تو آپ وہاں پر اس کو گرفتار بھی کر سکتے تھے. نہیں دیکھیں, جو ابھی یہ درست نہیں ہے, اور یہ ہمارا پورا میڈیا جو ہے وہ شور اٹھا رہا ہے کہ ملا منصور کو پاکستان میں ہی کیوں مارا گیا. بھئی بات یہ ہے کہ امریکہ بھی الزام لگا رہا ہے, افغانستان بھی الزام لگا رہا ہے کہ ملا منصور نے پاکستان میں پناہ لی ہوئی تھی اور وہ پاکستان میں قیام پذیر تھا. اگر وہ دبئی گیا ہے تو دبئی تو وہ جو پاسپورٹ جو لوکیٹ ہوا ہے, جو پاسپورٹ جو ان کا پکڑا گیا ہے, وہ پاسپورٹ جو ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ وہ کراچی سے دبئی جو ہے وہ بے شمار چکر لگا رہا تھا. سر وہ اس پاسپورٹ پہ آپ کو یقین ہے؟ انجم صاحب خدا کے لیے آپ کو اس پاسپورٹ پہ یقین آ رہا ہے؟ مجھے خود بتایا, آپ نے گاڑی کی حالت دیکھی ہے, راشیں پہچانی نہیں جا رہی ہیں, اور پاسپورٹ تو ایسے لگتا ہے جیسے کل ایشو ہوا ہے. ہاں دیکھیں, یہ بھی پاکستان کا پورا میڈیا کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ بندہ جل گیا, ڈرائیور جل گیا, گاڑی جل گئی, لیکن پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کیسے بچ گئے؟ یہ بات ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے, تھوڑا سا مائنڈ اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. کہ جب بلاسٹ ہوتا ہے, جب اٹیک ہوتا ہے, جب میزائل جو ہے یا بوم جو ہے, جب بوم پھٹتا ہے تو بوم پھٹنے سے بہت زیادہ پریشر کریٹ ہوتا ہے, اور ایک پنکھا نہیں چلتا یا کوئی اے سی کا بلور نہیں ہوتا. اے سی اور بلور کے پنکھے سے کئی لاکھ گنا, ہزار گنا نہیں, کئی لاکھ گنا جو ہے ہوا کا پریشر وہاں پہ بڑھتا ہے, اور ظاہر ہے کہ جو گاڑی کے اندر یا آدمی کی جیب میں جو ہلکی چیزیں ہیں وہ اڑ کر باہر چلی جاتی ہیں. تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ جب بلاسٹ ہوا تو جو ہلکی چیزیں تھیں, جو کاغذ تھے اور جو ہلکی چیزیں تھیں جو زیادہ دور تک اڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی, وہ پاسپورٹ تھا اور شناختی کارڈ تھا. شناختی کارڈ جو ہے گاڑی سے باہر, بوم ایکسپرٹ بنے ہیں نا, بوم ایکسپرٹ نہیں ہے, یہ ہمیشہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں, نہ وہ جلا نہ وہ پھٹا, وہ کاغذ کا ٹکڑا تھا سر, کم سے کم کچھ تو نقصان پہنچتا. آگ بھائی, آگ اور پریشر جو ہے وہ بوم کا بعد میں کریٹ ہوتا ہے, اور لیکن جو ایئر پریشر ہے وہ بہت پہلے کریٹ ہوتا ہے. تو صرف پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ ہی کیوں؟ جو بوم کی آواز ہے, اب آپ دیکھیں کہ ہمیشہ جب بھی سوسائڈ بامبر بھی جو ہے جب اپنے آپ کو بلاسٹ کرتا ہے تو اس کا شناختی کارڈ مل جاتا ہے. وہ شناختی کارڈ نہیں جلتا. شناختی کارڈ کیوں نہیں جلتا؟ اس کی وجہ وہی ہے, ملا منصور کی جیب میں پیسے بھی تو ہوں گے, والیٹ بھی ہوگا, پیسے بھی ہوں گے, 4 سکے بھی ہوں گے. تو پیسے ملے ہوں گے نا وہاں پہ, والیٹ ملا ہوگا, والیٹ کا ذکر کرنے. اچھا چلیں, یہ تو انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے. لیکن دیکھیں کہ اب صورتحال یہ ہے کہ ملا ہیبت اللہ جو ہے نا, ملا ہیبت اللہ جو ہے نا, وہ اس نے وہی بات کی ہے جو ملا منصور کر رہا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ ملا منصور جو کر رہا تھا وہ ڈائلاگ نہیں کر رہا تھا, اور افغانستان یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں جو ہے طالبان سے ڈائلاگ بالکل نہیں کرنے, اور پاکستان جو ہے, جو افغان طالبان پاکستان میں موجود ہیں ان پہ حملہ کرے. ٹھیک ہے, یہ سٹانس تو کلیئر سامنے آ گیا. لیکن علی, ابھی آپ جو بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے پاس ٹائم ہے وہ بچ جائے اور وہ اس خود کو نکال لے, کیونکہ ہمیشہ ریاکشن کا سامنا تو ہمیں ہی کرنا پڑتا ہے, اور پھر اس کا جو بلو بیک آتا ہے اس سے ہمارے ہی پاکستانیوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے. اس پر ہم بات کریں گے کیونکہ کل جنرل راحیل شریف نے امریکی سفیر سے ملاقات بھی کی ہے, اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ بھی کرایا, اور اس پر واضح کر دیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو سکتے ہیں. وہ کس قسم کے اثرات کی بات کر رہے تھے, کیا میسج دینا چاہ رہے تھے, اس پر ہم بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, कल जनरल राहिल शरीफ ने मुलाकात की है अमरीकी सफ़ीर से और उस पर वाज़े कर दिया है कि अगर खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर असरात मुरतब हो सकते हैं। इस पर अली आप क्या कहना चाहोगे? एक तरफ तो हमें फ़ंड्स के नाम पर जो है वो एक नया मनसूबा, एक नया कोलेशन फ़ंड जो है वो क्रिएट किया जा रहा है ताकि हम मज़ीद जंग लड़ सकें। दूसरी तरफ जो है वो आर्मी का स्टांस ये आ रहा है कि वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रही है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है सिमल, ये मैं इस पर जरूर कमेंट करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं एस्टैब्लिश करता चलूं। पाकिस्तान के फिलहाल कोई डिफेंस मिनिस्टर जो है वो मेरे ख्याल कोई है, हाँ एक डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो है हाउस ऑफ शरीफ के, यानी शरीफ खानदान के वजीर दिफा, जो कि शरीफ खानदान को दिफा करते हैं जब जब उन पर कोई इल्ज़ाम लगता है, चाहे पार्लियामेंट में दिफा करना हो, किसी को मीसना कह के, चाहे मीडिया पर टॉक करके दिफा करना हो, तो जो वजीर दिफा, हाँ वजीर दिफा बराए शरीफ खानदान वो है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। अच्छा, मैं ना थोड़ी देर पहले, चूंकि मुझे मैं ढूंढ रहा था कि आर्मी चीफ जिन्होंने मुलाकात कर ली एम्बेसडर से अमेरिका के, और सिर्फ उन्होंने पैगाम नहीं दिया, अब यहाँ पे देखिए नोट कीजिएगा, पैगाम नहीं दिया उन्होंने मुलाकात करके बुला के GHQ, और ये बात दो टोक अल्फाज में कही है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। होगा बंद सिलसिला या नहीं, इस पर हम बाद में बात करते हैं, लेकिन ये आप देखें 4 दिन हो गए हैं मुल्ला मंसूर की हलाकत को। 14 घंटे पहले, मैं अभी ये ट्वीट देख रहा था ख्वाजा आसिफ साहब का, 14 घंटे पहले उन्होंने 2-3 ट्वीट्स करके इसकी हल्की फुल्की मजम्मत कर दी है। मुझे एक बात बताएं, पार्लियामेंट के अंदर आपने तकरीरें सुनी है, फौज के खिलाफ बात करनी हो, आप ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की जो वजीर दिफा है बराए शरीफ खानदान, उनकी जुबान नहीं थकती। अपने अपोनेंट्स को, ऑपोजिशन के लोगों को लताड़ना हो, बड़ी ही बिलो द बेल्ट अगर बात करनी हो, तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जैसा कोई बेहतरीन जो है वो शख्स नून लीग में नजर नहीं आता, लेकिन जब बात करनी हो और कंडेम करना हो अमेरिका बहादुर के किसी एक्ट को, तो ये देखें जनाब 4 ट्वीट्स उन्होंने गिन के किए 14 घंटे पहले नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो अब आर्मी चीफ पर आते हैं, आर्मी चीफ साहब की जो मुलाकात है, ये इस तनाजुर में देखा जाए तो इसके अमेरिका अच्छा, के नहीं, लेकिन यार एक मिनट अंजुम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। यार ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि ख्वाजा आसिफ ने जो है वो अमेरिका की मजम्मत नहीं की, अमेरिका की मजम्मत जो है वो चौधरी निसार ने की है कि एक शदीद जो है वो नताइज का सामना करना पड़ेगा और अमेरिका को हम बता देंगे, लेकिन वो बड़ी तो वो उनका खाली उनका काम तो नहीं है ना अंजुम साहब, नहीं लेकिन वो निसार का काम तो नहीं है, लेकिन इस तरह की जुबान जो है अली हैदर साहब आपको शर्मिंदा कराएगी। आप अमेरिका के खिलाफ क्या कर सकते हैं? आप हैं क्या? प्रॉब्लम है ये जुबान इस्तेमाल करें, बड़ी बातें ना कम से कम हम इतनी बड़ी बातें ना करें, हम अमेरिका से जंग, आप नजर तो आए, आप अमेरिका से जंग ले सकते हैं, वाले वज़ीर दिफा तो ना बने ना भाई, आप अमेरिका से जंग कर सकते हैं, आप अमेरिका पे पाबंदियां लगा सकते हैं, नहीं लड़ सकते सर, कौन कह रहा जंग लड़ने को? तो फिर जुबान, फिर ऐसी जुबान ना इस्तेमाल करनी करे जिससे बाद में आपको शर्मिंदा होना पड़े। लोग मजाक उड़ाएं, कौन कह रहा है कि आप जंग लड़े? अंजुम साहब आपसे सिर्फ इनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जिन लोगों को फेसबुक ट्विटर का ताना देते हैं, खुद भी इस वक्त ये फेसबुक और ट्विटर वाले वज़ीर दिफा बन चुके हैं, अवाम के सामने आए, लोगों के सामने आके बताएं कि जनाब क्या गलत हुआ है, या उनको अगर किसी बात पर एतराज है तो पार्लियामेंट में कम से कम आके बात करें, मीडिया पर आके बात करें, लेकिन जुबान तो ऐसी इस्तेमाल करें कि बाद में आपको शर्मिंदगी ना हो, पता चले कि आप इतनी बढ़ के मार रहे हैं और आप कुछ भी नहीं सकते, और आप जो है वो अमेरिका के तो साथ, फिर इसका मतलब है आप इसका मतलब आर्मी चीफ ने बढ़ के मारी है, आप अमेरिका, इसका मतलब है आर्मी चीफ ने जो दो टोक मौका इस्तेमाल किया है, पाकिस्तान को हम पेश करते रहे कि हदूद इस्तेमाल करने, और कोई हमारी आर्मी चीफ ने भी बढ़ के मारी है। एक और बात सुनिए जरा, आप कह रहे हैं कि सॉवरेंटी आपकी, भाई आपकी सॉवरेंटी जो है, अगर ड्रोन ने वायलेट किया है तो आपकी सॉवरेंटी मुल्ला मंसूर ने वायलेट नहीं की कि वो पाकिस्तान में एक तो पाकिस्तान में वो दाखिल हो गया, फिर अफगानिस्तान में वो लोगों को कत्ल कर रहा है और लोगों के पड़खचे उड़ा रहा है और वहां लहू लहान कर रहा है, और पाकिस्तान का पाकिस्तान में जब मरी मुज़ाकरात करने आया था तो दाखिल था ना पाकिस्तान, मजाक नहीं उड़ाया उसने, जब मरी मुज़ाकरात करने आया था तब भी दाखिल था, तब आप पकड़ लेते, तब उनकी तब CIA के भी लोग मौजूद थे मुज़ाकरात में, तब अमेरिकी के लोग मौजूद थे मुज़ाकरात में, और पाकिस्तान का पासपोर्ट लेना, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड लेना, पाकिस्तान के अंदर रह के जंग लड़ना, ये हमारी जो है सॉवरेंटी है, उसका मजाक नहीं है। तो फिर क्या करें अंजुम साहब, ड्रोन अटैक्स बर्दाश्त करते हैं? हाँ, सब जाली पासपोर्ट बनते हैं। आप चले, मैं आपको बताता हूं, बंदे ऐसे जो बनाते हैं जाली पासपोर्ट सर,
जाने दें। आप ये देखें ना, आर्मी चीफ, आप मुझे एक बात बताइए, मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे सवाल है, आर्मी चीफ ने जो बात की है, जो आर्मी चीफ ने मौका इस्तेमाल किया है, वो भी बढ़ के है, इसका मतलब है उन्होंने भी बढ़ के मारी है। हाँ, आप देखें कि आर्मी चीफ ने कदरे मुनासिब जुबान इस्तेमाल की है, वो जुबान इस्तेमाल नहीं की जो चौधरी निसार कर रहे थे। चौधरी निसार तो रो रहे थे कि मुल्ला मंसूर अमन चाहते थे। मुल्ला मंसूर कौन सा अमन चाहते थे? मुल्ला मंसूर को तो यहाँ पर जो है वो पहली बातचीत हुए जो है वो साल से ज्यादा हो गया, उन्होंने अब तक मुज़ाकरात की बात ही नहीं की, वो मुज़ाकरात पे मान ही नहीं रहे थे, और वो मुसलसल मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं और मुज़ाकरात की डायलॉग में बैठे हुए हैं, और साथ में अफगानिस्तान में वो कत्लेआम कर रहे हैं, वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, वहाँ खुद के हमले कर रहे हैं। ये तो एक बेहूदगी की और बदतमीजी की इंतहा थी। तालिबान के ऐसे धड़े मौजूद हैं जो किसी लीडरशिप को नहीं मानते, जो फ्रीली ऑपरेट कर रहे हैं, ये उनका काम था, वो मुल्ला मंसूर के ताबे भी नहीं, और अभी भी ऐसे धड़े हैं तालिबान के। उनका भी यही कहना है कि हम किसी हुकूमत को नहीं मानते, लेकिन अफगान हुकूमत ने ये बयान दिया अंजुम साहब कि तालिबान के लिए अच्छा होगा कि हम टॉपिक से हट रहे हैं। ये आर्मी चीफ से मुलाकात वाली बात, अच्छा मुझे आर्मी चीफ से मुलाकात वाली बात पे जो है ना, आप बात कर लें आप। जी अली मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए आर्मी चीफ ने काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है अमेरिका को, लेकिन अगर ये एक्सपेक्ट किया जाए कि आर्मी चीफ ने भी अगर इसकी खुली मजम्मत की है ड्रोन हमले की, तो ड्रोन हमले रुक जाएंगे, ये नामुमकिनात में से फिलहाल नजर आता है, क्योंकि यही चीज इससे पहले अशफाक परवेज कयानी साहब भी कर चुके हैं और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने ये मजम्मत की है। लेकिन ये बात भी ढकी छुपी नहीं है सिमल और अंजुम साहब कि ये ड्रोन हमला ये एक सीक्रेट अरेंजमेंट हुई है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो जाए या हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो जाए, तो ये जो बयानात हैं ये सिर्फ दिखावे के सामने के बयानात होते हैं, हमारी सीक्रेट जो है फिलहाल रुकने वाले नहीं। आप देखें कि हमें इतनी बेचैनी क्यों हुई और इतना शोर क्यों हुआ और आर्मी चीफ ने प्रोटेस्ट क्यों किया, और जो है चौधरी निसार इतने क्यों उबले, उसकी वजह सिर्फ एक ये है कि हमारी जो सीक्रेट उनके साथ मामला तय हुआ है कि ड्रोन हमले जो है वो सिर्फ शुमाली वजीरिस्तान में और जनूबी वजीरिस्तान में, मालाकंड में और बॉर्डर एरिया में जो फाटा का इलाका है, सिर्फ वहाँ पर ड्रोन हमले होंगे। लेकिन ये पहला ड्रोन हमला है जो उन इलाकों से निकल के बाहर हुआ है। लेकिन बाहर होने की वजह यह है कि ये शख्स जो है वो पाकिस्तान की मर्जी से एक बात बता दें, मुझे एक बात बता दें, ये काबिल मुजम्मत है या नहीं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ड्रोन हमला जो बलूचिस्तान के नौशी के इलाके में? देखिए वो मुल्ला मंसूर जो है वो पाकिस्तान की मर्जी से काबिल मुजम्मत है या नहीं? कैसे काबिल मुजम्मत है कि ना वो पाकिस्तान का एहतराम कर रहे थे, ना वो अफगानिस्तान का एहतराम कर रहे थे, ना वो अमेरिका का एहतराम कर रहे थे, और वो जंग लड़ रहे थे। तो जंग में तो ऐसे होता है। अब मुझे एक बात कर रहे थे, अब सूरत ये है कि जो आर्मी चीफ ने बात की है कि हम अमेरिका के साथ जो है वो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम अमेरिका से ताल्लुकात तोड़ सकते हैं? हम अमेरिका से ताल्लुकात नहीं तोड़ सकते। लेकिन हम ये चीज भी नहीं भूल सकते कि जितनी दफा ड्रोन अटैक्स हुए हैं उसका रिएक्शन पाकिस्तानी अवाम को भुगतना पड़ा है और वो दहशतगर्दी का निशाना बनाए गए हैं। इस हवाले से मैं आपका कमेंट जरूर लूंगी। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद हैं कराची से, अंजुम साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखें, एक भिखारी होता है जो अपने पेट का दोज़ख भरने के लिए भीख मांगता है। ये कैसे भिखारी हैं जो 16-80 करोड़ डॉलर के लिए अपनी खुद मुख्तियारी का सौदा कर रहे हैं। आपके बलूचिस्तान पर हमारी खुद मुख्तियारी पर हमला हुआ है, आपके वजीर आजम बैठकर बर्गर खा रहे हैं और ब्रांडेड लोगों से अपने सूट खरीद रहे हैं। ये गद्दारी है उन लाखों लोगों से जो अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ते हुए असमत मुरीदा बेटियों के वो बेगोरो कफन लाशें उठाए गए, ये उन शहीदों के साथ गद्दारी हो रही है। जब तक बेरहम साफ नहीं होता, या पाकिस्तान को बचा लो या इन लुटेरों के असासों को बचा लो। राहील शरीफ इस आइन है पाकिस्तान, बहुत से मुल्क जहां पर आइन नहीं है लेकिन वो वहां पर, क्योंकि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, अदालतें इंसाफ नहीं देती जब तक। ठीक है अंजुम साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और अली और अंजुम साहब ये वही पॉइंट का जिक्र कर रहे हैं जो आम लोग सोचते हैं अंजुम साहब के पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला तो था ना, ये आप उसको नहीं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर भाई अफगान तालिबान का भी हमला है। अफगान तालिबान पाकिस्तान की मर्जी के बगैर पाकिस्तान में
میں آئے ہوئے ہیں اور پاکستان کی مرضی کے بغیر پاکستان سے جا کے افغانستان میں قتل و غارت کرتے ہیں. افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے, ہمارا دوست ملک ہے, یہ ہماری سوورنٹی. تو کیا افغانستان سے لوگ یہاں پر آ کر اٹیک نہیں کرتے, ہمیں نشانہ نہیں بناتے دہشت گردی کا؟ یہ افغان مہاجرین جو پنپ چکے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر, کیا وہ نقصان نہیں پہنچا رہے ہمیں؟ لیکن ہم یہ ریسیپروکیسی نہیں چاہتے, ورنہ تو پاکستان ہمیشہ جہنم بنا رہے گا اور افغانستان ہمیشہ جہنم بنا رہے گا. ہمیں دہشت گردی سے باہر نکلنا ہے. اچھا, جو آپ بات کر رہے تھے چیف آف آرمی اسٹاف کی, بات یہ ہے کہ ہم امریکہ سے جنگ کر سکتے ہیں. ہم امریکہ سے جنگ نہیں کر سکتے. ہم امریکہ سے تعلقات توڑ سکتے ہیں. ہم امریکہ سے تعلقات اس لیے نہیں توڑ سکتے کہ ہماری 65% جو ٹیکسٹائل ہے, ہماری جو بنیادی جو ایکسپورٹ ہے وہ وہاں پہ ہوتی ہے. ہماری امپورٹ بھی وہیں سے ہوتی ہے. ہماری ساری مشینری, ٹیکسٹائل کی مشینری سے لے کر تمام جو امپورٹنٹ چیزیں ہمیں وہیں سے آتی ہیں. ہم امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے تعلقات توڑ کے ہم پاکستان کے اندر جو ہے وہ تباہی لے آئیں گے. پاکستان کو ہم یہ نہیں کر سکتے. اور ایک اور بات, ہم ایران بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس تیل ہے. ہمارا سروائیو بھی مشکل ہے. ہمیں امریکہ کے ساتھ مل کے چلنا ہے اور ان تمام حالات کے اندر پاکستان کو امن کی آماجگاہ بنانا ہے. بالکل صحیح. لیکن علی, آپ نے شروع میں ایک بات بولی تھی کہ پاکستان کے پاس وقت ہے کہ اگر وہ بچ سکتا ہے تو بچ جائے, تو پھر کس طرح بچیں گے؟ اگر انجم صاحب کا پوائنٹ آف ویو سنیں تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ بھی نہیں لڑ سکتے, ہم سٹینڈ بھی نہیں لے سکتے, ہم امریکہ سے قطع تعلقی نہیں کر سکتے, تو پھر بچنے کا راستہ کیا ہے علی؟ سمل, جنگ تو ہم بالکل نہیں کر سکتے. جس طرح سے انجم صاحب نے بتایا کہ ہم کتنا کاروبار کرتے ہیں امریکہ سے, امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. اچھا, بڑی اہم بات ہے, ہم ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اور بہت بڑی چیز امپورٹ کرتے ہیں امریکہ سے, وہ ہے اقتدار. یہ جو ہمارے حکمران اقتدار میں آتے ہیں نا, یہ ایک کانسپریسی تھیوری ہے, لیکن کافی حد تک اس میں سچائی بھی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر امریکہ بہادر کا آشیرواد نہ ہو تو یہ اقتدار کی ہما ان کے سر پہ نہ بیٹھے. تو یہ کیسے جنگ کریں گے, یہ کیسے آنکھیں دکھائیں گے اس شخص کو جو ہر سال کچھ نہ کچھ آپ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے؟ یا تو پہلے آپ فیصلہ کریں جناب, ہم نے لینا کچھ نہیں ہے, جو ہمارے اپنے مینز ہیں, جو ہمارے اپنے جو ہمارے پاس جتنے بھی چیزیں ہیں, ہم نے اسی میں گزارا کرنا ہے. ہاں, جو دہشت گردی کا معاملہ ہے, پاکستان کو ایک سٹریٹجی تو اب اپنانی ہوگی. وہ یہ سٹریٹجی ہے کہ جو سٹریٹجی پچھلے 30 سال سے ہم پرسو کر رہے ہیں, نان سٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے اپنی ٹیریٹوریل جو ہماری جو ٹیریٹری ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کا, وہ سٹریٹجی چاہے فوج کی ہے چاہے حکومت کی ہے, وہ ہمیں چھوڑنا پڑے گی. اس نے ہمیں اب تک صرف اور صرف نقصان دیا ہے. دیکھیں, ہم اپنے ہمسائے تبدیل نہیں کر سکتے. ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم ہمسایوں سے اچھے ریلیشنز قائم کر سکتے ہیں. اچھے ریلیشنز قائم کرنے کے چکر میں علی ہم اپنا بہت نقصان کر لیتے ہیں اور ہم بہت لینین ہو جاتے ہیں. چلیں, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائیں گے. ہم نے اب تک کوشش نہیں کی نا اچھے ریلیشنز قائم کرنے کی اس طرح سے. ٹھیک ہے. اگلی سٹوری کی طرف میں جانا چاہوں گی اب, اور اگلی سٹوری ہماری ٹی او آرز کی سٹوری ہے جو کل پہلا اجلاس ہوا. انجم صاحب, آپ کی یہ سٹوری تھی. دیکھیں کہ ایک 12 رکنی کمیٹی بنی ہے جو قانون سازی کرے گی اس جوڈیشل یا اس کمیشن کی جس نے جو ہے وہ احتساب کرنا ہے میاں نواز شریف کا, ان کے اہل خانہ کا اور دوسرے لوگوں کا. اس میں 6 اراکین جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہیں اور 6 اراکین جو ہیں وہ اپوزیشن کی طرف سے ہیں, اور فیصلہ ہونا ہے اتفاق رائے سے. جبکہ گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ احتساب جو ہے وہ سب کا ہو, میاں نواز شریف کا ایکسکلوسیولی نہ ہو, اور ایسا نہ ہو کہ میاں نواز شریف کا احتساب جو ہے وہ اگلے 4-5 مہینے میں مکمل ہو جائے. وہ گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ احتساب لمبا چلے اور 2018 تک چلتا رہے اور میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے کوئی رولنگ نہ آنے پائے. جبکہ اپوزیشن کی کوشش ہے کہ جو احتساب ہے وہ صرف اور صرف میاں نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کا ہو, اور اس طرح سے ہو کہ اگلے 3-4 مہینے میں فیصلہ ہو جائے کہ میاں نواز شریف نے جو ہے وہ رشوت کے یا ناجائز پیسے باہر بھیجے تھے یا جائز پیسے باہر بھیجے تھے. اب یہ دونوں اتنے کانفلکٹنگ آئیڈیاز ہیں اور اتنی کانفلکٹنگ جو ہے اتنی متضاد کوششیں ہیں کہ نظر یہ آتا ہے کہ ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے گا, اتفاق رائے نہیں ہو سکے. اور ڈیڈ لاک کی صورت میں جو ہے وہ ممکن ہے کہ تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی سڑکوں پہ ہے, کیونکہ تحریک انصاف کی 2 کوششیں ہیں. ایک کوشش تو یہ ہے کہ وہ فوری طور پہ جو ہے دوبارہ الیکشن ہو جائے اور عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائے. نواز شریف کی جو سیاسی ساکھ ہے وہ اتنی ڈیمیج ہو جائے, ان کو کرپٹ ثابت کر دیا جائے, ان کو گندا ثابت کر دیا جائے کہ اگلے الیکشن میں عمران خان کا ووٹ بینک جو ہے وہ بہت اوپر چلا جائے. ٹھیک ہے, لیکن کبھی یہ کوشش نہیں کی جائے گی کہ سیاسی شہادت مل جائے نواز لیگ کو, تو وہ اس طرف سے بھی تھوڑا کیئرفل ہو کر چل رہے ہیں. علی, آپ کیا دیکھتے ہو اس کو؟ اب اجلاس شروع ہو چکے, کیا اتفاق رائے ہو سکے گا ٹی او آرز پر؟
पंजाबी की मिसाल है सिमल के अल्लाह मियाँ डंडा नहीं मारदा, अल्लाह मियाँ मत मारदा है। तो जब मत बजी हो ना बंदे की तो बंदा फिर ऐसे ही फैसले करता है। अब नून लीग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन या मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए बेहतरीन ऑप्शन ये था कि वो स्टेप डाउन करते। उनको इस बात का इल्म है और ये बात सब पर आया है कि मियाँ साहब अगर वजीर आजम नहीं भी हैं, उनकी जगह जो भी पार्टी का मेंबर वजीर आजम बनेगा, इख्तियारात मियाँ साहब के पास ही रहेंगे, वो तो जैसे कि obvious है। जरदारी साहब के दौर में था। वो तो obvious है। तो डिफेक्टो वजीर आजम जो है वो मियाँ साहब ही होते। लेकिन जो अताब उन पर आया हुआ है इस वक्त, जो इस वक्त प्रेशर उनके ऊपर आया हुआ है, वो 80% रिलीज हो चुका होता, वो सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पे बेहतर पोजीशन में होते कि जनाब देखें मुझ पे इल्जाम लगा, मैं पीछे हट गया, फिर इन्वेस्टिगेशन चलती, तब तक नया इलेक्शन का टाइम आ चुका होता, नून लीग को एक सियासी एज मिल चुका होता कि जनाब देखें हमने ट्रांसपेरेंसी की खातिर कुर्बानी दी, इलेक्शन में उनको फायदा होता। लेकिन वही वाली बात है कि जब इंसान की मत मारी हो तो फिर इंसान गलत फैसले ही करता है और वही उसके जवाल का जो है वो जरिया बनते हैं। कभी कभी अपने आप को एहतसाबी के लिए पेश करना जो है ना अली, आपके वो नुकसान में भी चला जाता है। अंजुम साहब इस पर बात करेंगे, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है यहाँ पर, बिल्कुल छोटी सी ब्रेक लेंगे नाज़रीन यहाँ पर, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। TORs पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अगली स्टोरी की तरफ चलें और मुझे बड़ी ही नेक्स्ट स्टोरी जो है वो बड़ी दिलसोज लग रही है। तो मैं चाह रही हूँ कि अली आपकी स्टोरी की तरफ आएँ और हम अपनी इस मुआशरती रवैयों की बात करें जहाँ पर हम बहुत पीछे रह गए। इंटॉलरेंस, अदम बर्दाश्त सिमल, ये हमारे माशरे के अंदर हर फर्द के अंदर इस कदर ये सराहियत कर चुका है कि हम इख्तलाफ राय को बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम उस शख्स को बर्दाश्त नहीं करते हैं जो हमसे मुख्तलिफ होता है। हम ये समझते हैं कि दूसरा शख्स हमसे मुख्तलिफ गुनाह कर रहा है तो लिहाजा वो हमसे ज़्यादा कसूरवार है। और मज़े की बात यह है कि जज भी हम खुद बन जाते हैं, फैसला भी हम खुद कर देते हैं और एग्जीक्यूशन भी हम खुद करवा लेते हैं। अच्छा, पेशावर में ये एक कम्युनिटी है जी ख्वाजा सराओं की, उसका नाम है ट्रांसजेंडर एक्शन अलायंस, TAA। उससे कुछ एक्टिविस्ट हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने हुकूक के लिए मुख्तलिफ फॉरम्स पर आवाज़ उठाते हैं, मुतालबात सामने रखते हैं, क्योंकि अभी भी हम माशरे के अंदर रहते हुए इन ख्वाजा सराओं को, इस कम्युनिटी को वो हुकूक नहीं दे पाए जो मुसावी हो। लिहाजा हुआ क्या कि इस साल ये 5वां कत्ल है एक ख्वाजा सरा का। 8 गोलियां लगी एक ख्वाजा सरा को, उसको अस्पताल ले जाया गया। अच्छा, मैं यहाँ पे जो माशरती रवैये की बात कर रहा था ना, ये तो बात काबिल मजम्मत है ही कि क्यों मारा गया, लेकिन अस्पताल में क्या होता है ये नाज़रीन सुन के जो हैरान रह जाएंगे। जब अस्पताल में लेकर जाया जाता है तो ये जो ख्वाजा सरा जो मरने वाला है, उसके साथ जो उसका साथी था, ये उसकी जुबानी कहानी है। वो कहता है डॉक्टर पहले मुझसे ये पूछता है कि ये डांस खाली डांस ही करती है, वो ये पूछता है कि ये डांस करने के कितने पैसे लेती है, इनका रेट क्या है। आप मतलब शर्मनाक बात देखें कि एक शख्स को, एक इंसान को 8 गोलियां लगी हुई हैं, वो बिस्तरे मर्ग पर तड़प रहा है, डॉक्टर ये पूछ रहा है कि इसका ये कितने चार्जेस लेता है, ये लेती है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, ये मैं इसके मरने की वजह आपको बता रहा हूं कि 8 गोलियां लगने के बावजूद भी उसको बचाया जा सकता था। बाद में जनाब इस बात पर बहस शुरू हो जाती है कि इसको कौन से वार्ड में रखा जाए, मर्दाना वार्ड में रखा जाए या फिर जनाना वार्ड में रखा जाए। और क्या कहेंगे, शर्म से डूब मरना चाहिए, बेहिसी। अच्छा, आगे क्या हुआ मैं आपको इस पे हम बात करेंगे, लेकिन आपको मैं जरा इसके बुलेट पॉइंट्स हैं वो बता दूं। वो जो शख्स अटेंडी था मरने वाले ख्वाजा सरा का, वो ये बयान करता है, बताता है कि हम जब अस्पताल के अंदर जो है वो बेसरो सामानी के आलम में दौड़ रहे थे, भाग रहे थे कि कोई हमारी मदद करे, हमें वहां पे लोगों ने छेड़ना शुरू कर दिया, हमें लोगों ने वहां पर हमारा मजाक बनाना शुरू कर दिया। और यहां तक कि जब हमारा ख्वाजा सरा चल बसा, हमें किसी ने रोने तक नहीं दिया अस्पताल के अंदर। कहा गया कि आप मैयत को उठाएं, अस्पताल से बाहर ले जाकर आप एहतजाज करें या रोएं या मातम करें या पीटें, हमें अफसोस करने तक का मौका नहीं दिया गया कि अस्पताल में आप यहां से ये लीडी रेडिंग अस्पताल की बात कर रहा हूं, पेशावर की में जो सबसे पुराना अस्पताल है। आप ये देखिए कि हमारा माशरा इस कदर बेहिस हो चुका है कि ख्वाजा सरा हो या कोई भी हो, इंसानियत इंसान तो है ना, इंसानियत कहाँ गई? आप रेट पूछ रहे हैं। लेकिन अली हैदर इसमें ये कहना कि हमारा माशरा बेहिस हो चुका है, मेरा ख्याल है कि हमारा माशरा हमेशा से इस मामले में बेहिसी था। पाकिस्तानी माशरा जो है, ये हिंदुस्तान के मुसलमान जो है, ये माशरे को सिर्फ
मर्दों का माशरा तस्वुर करते हैं, ये औरतों के साथ भी जानवरों वाला सलूक करते हैं, ये औरतों को भी बराबर हक के हकूक नहीं देते, और इसी तरह से ये ख्वाजा सराओं को भी बराबर के हकूक नहीं देते। और इन्होंने जो माशरे को अदम बर्दाश्त की इतनी भयानक सूरत हाल बना के इन्होंने पूरे माशरे को इतना अनकंफर्टेबल बना दिया है, इतना अदम तो फिर एतमानान जब तक पैदा ये कर दिया तंग है। और सोच माशरे तब्दील नहीं होगी अंजुम साहब, हम कैसे तरक्की की बातें कर सकते हैं जब तक ये तंग सोच। यही वजह- सोशल मीडिया की बात हो ना अली, मैं और आप तो हम लोग एक्टिव भी यही रहते वजह हैं, है। हम देखते हैं कि आप- कोई आप- सिनेरियो आप- क्रिएट आपका- होता है, डिस्प्ले पिक्चर्स के इफेक्ट्स आपका चेंज हो क्या रहे होते हैं, ख्याल है? अमरीकी लॉज को आपका सपोर्ट क्या किया जा रहा ख्याल होता है? है, फिर अपने सोसाइटी में क्या ग्राउंड रियलिटीज पर क्या हम आपका कर रहे क्या हैं? ख्याल है कि पाकिस्तान का माशरा दुनिया में जो सबसे गरीब गुर्बत जहाँ सबसे ज्यादा है वो पाकिस्तान शामिल है। पाकिस्तान का माशरा जो है वो दुनिया में जो सबसे ज्यादा अनपढ़ जहाँ शामिल है वो पाकिस्तान का माशरा है। पाकिस्तान के साथ और भी 5-10 मुल्क होंगे और दुनिया में 200 मुल्क हैं। और पाकिस्तान में जो औरतों के साथ जो सबसे ज़्यादा ज़्यादती होती है वो पाकिस्तान का माशरा है। हम दुनिया में पसमानदगी की और इबरत की एक अलामत क्यों बने हुए हैं? उसकी वजह यही है कि भाई हम जो है इनटॉलरेंस है, हम औरतों को बराबर के हकूक नहीं देते, हम ख्वाजा सराओं को इंसान नहीं समझते, हम बच्चों को पूरी तरह एहतराम नहीं देते, हम एजुकेशन की तरफ पूरी तरह एहतराम नहीं देते, हम टॉलरेंस की तरफ हम नहीं जाते। अली लेकिन ये पॉइंट कि जब सोशल मीडिया पर बात अच्छा, इस करनी खास होती है तो हमारे में particular case टॉलरेंस में भी आ जाती खास- है, हमारे में एहसास भी आ जाता है, हमारे में दिखावे की तमाम सिंपथीज भी आ जाती हैं। सोशल मीडिया पर तो हम बहुत एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया में बेहूदगी करते हैं हम। देखिए बड़ा आसान है ना, बहुत आसान है। अपना मोबाइल उठाऊंगा, मैं फेसबुक या ट्विटर खोलूंगा, वहां पर 4 जुमले लिख के मैं समझूंगा मैंने हक अदा कर दिया, जैसा कि अक्सर हमारे हुक्मरान ट्विटर पे आके जो है अपना हक हुक्मरानी अदा कर देते हैं। अच्छा, दूसरी बात सबसे अहम ये है, मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूंगा जिस ये जो ख्वाजा सरा को मारा गया है, ये लोग सीएम केपीके के पास भी गए थे, उनके पास भी दरख्वास्त लेकर गए थे कि जनाब हमें हमसे एक्सटॉर्शन मनी मांगा जा रहा है, हमें धमकियां लगाई जा रही हैं, हमसे भत्ता जो है वो लिया जा रहा है। सीएम केपीके ने इनसे मिलने तक से इनकार कर दिया, इनको शन किया। उसके बावजूद आप देख लें फिर हुआ क्या, प्रोटेक्शन की डिमांड कर रहे थे कि जनाब हमें जान से मार देने की धमकियां हैं। 5वां केस है 2016, अभी पूरा भी नहीं गुजरा, 5वां केस है, 5वां ट्रांसजेंडर इन्होंने मार दिया। आप ये देखें कि केपीके के अंदर हो या कहीं भी हो, मैं सिर्फ एक सूबे को या किसी सूबे के एक सीएम को इस बात पर मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा रहा। हमारे लोगों की सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन देखें आप, उसके बाद इन लोगों की बीमार जहनियत देखें कि ये किस अननेचुरल काम की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसके बाद मार देते हैं। किसने हक दिया आपको मारने का? और वही आप वाली बात कि इनटॉलरेंस अब की नहीं है, बहुत पहले की थी। अंजुम साहब ने कहा, आप ये देखें सिर्फ खवातीन नहीं, सियालकोट में 2011 या गलबन 12 में एक वाकया हुआ था, मुनीब नामी बच्चा साथ उसका भाई था, इन दोनों भाइयों को हुजूम ने किस तरह से, अंजुम साहब आपको याद होगा, डंडों से मार दिया था और फिर उल्टा लटका दिया था चौक में। मार दिया था, पुलिस साथ खड़ी हुई थी, एसपी साथ खड़ा हुआ था। अली हैदर, बात यह है कि ट्रांसजेंडर्स के बारे में, ख्वाजा सराओं के बारे में या जिन्हें हिजड़ा कहते हैं उनके बारे में हमारा रवैया बहुत गैर इंसानी है। हम समझते हैं कि वो वल्गर हैं, हम समझते हैं वो क्रिमिनल हैं, हम समझते हैं कि वो बेरारो हैं, हम समझते हैं वो बेहुदा है। समझने की लेकिन जरूरत है ऐसा कि वो नहीं है। इंसान है। नहीं, ऐसा है नहीं। सूरत हाल ये है कि वो जो है एक मर्द की बॉडी के अंदर एक औरत की नफ्सियात लिए हुए होते हैं, और ये अल्लाह ने उनके अंदर जो है वो एक माइंड का जो एक नुक्स पैदा किया है, जो गलती पैदा की है। लास्ट बात मैं वही बोलूंगी कि जिस तरह अली ने कहा था कि हम कौन होते हैं जज करने वाले, या हम कौन होते हैं कमेंट्स पास करने वाले, इंसान तो है ना, और इंसानियत शायद हम में कहीं ख़त्म होती जा रही है। जो इस तरह के वाक़या जो है वो आए रोज़ पेश आते हैं। अली आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, अंजुम साहब आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, टाइम हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। नाज़रीन इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। ज़रा सोचिएगा ज़रूर इन सोशल रवैयों से हम क्या असरात मुरतब कर रहे हैं अपनी सोसाइटी पर, और हमें ख़ुद को चेंज होना होगा, खुद को जो है वो अपने इनफरादी तौर पर जो है वो तब्दीली लानी होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सोसाइटी खुद ब खुद बेहतरी की तरफ जाएगी। इजाज़त दीजिए, कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।